बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 15 क्लास सेकेंड ईयर फिजिक्स का स्टार्ट लेंगे। इस चैप्टर का नाम है अल्टरनेटिंग करंट। तो थोड़ा सा हम करंट जो है उसको रिवाइज करते हैं, फिर डीसी और ईसी जो है उसमें फ़र्क जानते हैं, फिर हम आगे जो है वो चैप्टर में जाएंगे। ठीक है। सबसे पहले आप ये समझ लें कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, ठीक है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये हमारे पास एक वायर है, एक तार है, ठीक है, और इस तार में मैंने ये एक छोटा सा मैंने एक एरिया लिया है और नीचे मैंने इसके साथ अटैच की है एक बैटरी। ठीक है, एक बैटरी मैंने अटैच की है और इस बैटरी का वोल्टेज आपके पास क्या है, V है। ये इस बैटरी का जो टर्मिनल है दिस इज हाई पोटेंशियल और ये आपके पास क्या है, लो पोटेंशियल। अब चार्जेस जो हैं वो हाई पोटेंशियल से कहां पे जा रहे हैं, लो पोटेंशियल पे। किस पे, लो पोटेंशियल पे। फर्ज करें मैं आपको कहता हूं कि यहां से ये तीन चार्जेस जो है वो पास हो रहे हैं। कितने चार्जेस पास हो रहे हैं, तीन चार्जेस। तो क्यों जो है वो आपके पास है चार्जेस और टी आपके पास क्या है, टाइम है। तो ये जो आपको ये एरिया नजर आ रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, इस पर से कितने चार्जेस कितने टाइम में पास होते हैं, ये आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। I इज इक्वल टू क्यों डिवाइडेड बाय टी। क्यों आपके पास चार्जेस है, चार्ज है, टी आपके पास क्या है, टाइम है। अब I इज इक्वल टू क्यों आपके पास बराबर है इन ई डिवाइडेड बाय टी। इसमें ई आपके पास इलेक्ट्रॉन है, इन आपके पास नंबर ऑफ चार्जेस है, टी आपके पास क्या है, टाइम है। ठीक है। और करंट जो है इसकी यूनिट आप सबको पता है, वो आपके पास एम्पेयर है। एम्पेयर आपके पास बराबर है कूलम पर सेकेंड। और करंट जो है वो आपके पास 1 एम्पेयर कब होगा, जब यहां से एक कूलम चार्ज जो है 1 एम्पेयर आपके पास होगा, जब यहां से 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में पास हो जाए तो ये आपके पास क्या होगा, 1 एम्पेयर होगा। अदर यूनिट्स हैं वो आपके पास है मिली एम्पेयर, 10 की पावर माइनस 3 एम्पेयर, माइक्रो एम्पेयर, 10 की पावर माइनस 6 एम्पेयर। ठीक है। अब हमारा जो मेन टॉपिक है दिस इज अल्टरनेटिंग करंट। इससे पहले हम थोड़ा सा डीसी जो है उसको भी पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ करंट जो है वो आपके पास कितने हैं, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, आप इसको कंसिडर कर लें कि एक दरवाजा है और इससे स्टूडेंट एंटर हो रहे हैं। हर एक स्टूडेंट को आप एक चार्ज कंसिडर कर लें और आप अपने साथ एक घड़ी रखें कि इस दरवाजे से फॉर एग्जांपल 1 मिनट में कितने स्टूडेंट एंटर हो गए। तो इस तरह अगर एक सर्किट में हम एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लें और फिर हम हाई पोटेंशियल से देखें कि लो पोटेंशियल तक कितने चार्जेस 1 सेकंड में पास हो रहे हैं या यूनिट टाइम में पास हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक का करंट। इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको हम एमीटर के जरिए क्या करते हैं, मेजर करते हैं, एमीटर। अब मेनली हम इसको दो में क्लासिफाई करते हैं, मतलब डिवाइड कर लेते हैं। एक आपके पास है डायरेक्ट करंट और एक आपके पास है अल्टरनेटिंग करंट। एक डायरेक्ट करंट है और एक आपके पास क्या है, अल्टरनेटिंग करंट है। अब पहले हम डायरेक्ट को समझते हैं, फिर उसके बाद हम अल्टरनेटिंग की तरफ जाएंगे। डायरेक्ट करंट,
डायरेक्ट करंट जो है उसमें फिर दो टाइप्स हैं। एक आपके पास है प्योर डीसी, और एक आपके पास है पल्सेटिंग डीसी। डायरेक्ट करंट जो है उसका एब्रिविएशन आपके पास डीसी है। क्या है? डीसी। डीसी का मतलब क्या है? डायरेक्ट करंट। अच्छा, अब आपसे अगर कोई पूछ ले कि डीसी, प्योर डीसी क्या है, इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों फिक्स होती हैं। क्या होती हैं? दोनों फिक्स्ड एंड कांस्टेंट, इसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। पल्सेटिंग डीसी, और इसका जो डायग्राम है वो बिल्कुल इस तरह है, जो ग्राफ है ये देखिए, दिस इज द ग्राफ ऑफ प्योर डीसी। और प्योर डीसी जो है इसके सोर्सेज आपके पास क्या है? या तो आपके पास सेल होगा या आपके पास बैटरी होगी। इनमें ना तो करंट की वैल्यू इंक्रीज होती है ना डिक्रीज, ना इसमें डायरेक्शन चेंज होता है। पल्सेटिंग डीसी, इसमें दो चीजें हैं। डायरेक्शन तो, अगर डायरेक्ट करंट है तो डायरेक्शन तो फिक्स्ड होगी, लेकिन मैग्नीट्यूड आपके पास क्या होगी? वेरिएबल। और इसका जो ग्राफ है वो बिल्कुल इस तरह है। ये दिस इज द ग्राफ ऑफ डायरेक्ट करंट, ठीक है? ये डायरेक्ट करंट का ग्राफ है। अब इसका जो सोर्स है वो आपके पास क्या है? इसका जो सोर्स है वो आपके पास है डीसी जनरेटर, ठीक है? इसका सोर्स आपके पास क्या है? डीसी जनरेटर। अब इस चीज को आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें क्या है? देखें, डायरेक्ट करंट है, ना तो ये स्टेप अप हो सकता है ना स्टेप डाउन। कैन नॉट स्टेप अप एंड डाउन, ना तो ये स्टेप अप हो सकता है ना स्टेप डाउन। सेकेंड नंबर पे, दिस इज फॉर शॉर्ट रेंज। ये किसके लिए होता है? शॉर्ट रेंज के लिए होता है, ठीक है? और इसकी जो, ये एक तो आपके पास एक्सपेंसिव होता है, और फ्रीक्वेंसी इसकी किस चीज के बराबर होती है? 0 के बराबर होती है, ठीक है? तो ये इसमें कुछ अहम पॉइंट्स। अब आप कहेंगे कि फ्रीक्वेंसी क्यों 0 के बराबर होती है? क्योंकि इसमें कोई पोलैरिटी चेंज नहीं होती है, साइकिल वगैरह इसमें नहीं होते हैं। अब हम हमारा मेन करंट जो है वो आपके पास ईसी है, अल्टरनेटिंग करंट है। अल्टरनेटिंग करंट जो है ये आपके पास एक ऐसा करंट है जो पीरियोडिकली डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों को चेंज करता है। करंट whose magnitude and direction continuously and periodically changes, वो करंट जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है वो कंटिन्यूअसली और पीरियोडिकली क्या हो? चेंज हो, पोलैरिटी चेंज हो इसमें। इसका जो आपके पास डायग्राम है वो कौन सा है? देखिए, दिस इज अ डायग्राम ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। दिस इज पॉजिटिव आई नॉट, दिस इज नेगेटिव आई नॉट, दिस इज 0। पहले फर्स्ट हाफ साइकिल में पॉजिटिव ये वाला है,
फिर साइकिल में नेगेटिव, फिर आपके पास पॉजिटिव और फिर आपके पास नेगेटिव। दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, और इसका जो सोर्स है वो हमने पढ़ा है, दिस इज एसी जनरेटर। अब आप कहेंगे कि अगर एसी जनरेटर सोर्स है तो इसमें मसला क्या है? देखिए, इसका जो डायरेक्शन है वो आपके पास फिक्स है। इसका जो सोर्स है डीसी जनरेटर, इसमें लगे होते हैं स्प्लिट रिंग्स। क्या लगे होते हैं? स्प्लिट रिंग्स। और इसमें लगे होते हैं स्लिप रिंग्स। क्या लगे होते हैं? स्लिप रिंग्स। जब ये एक साइकिल पूरा कर लेता है, मैंने आप लोगों को समझाया था, अगर हम इसके मैग्नेट्स को देख लें, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। फर्स्ट हाफ साइकिल में इस तरह होता है, फिर सेकंड में क्या होता है? पहले में ये इस तरह, फिर सेकंड साइकिल, मतलब फर्स्ट जो साइकिल है उसमें ये इस तरह होता है। ए जो है वो कहां पे चला जाता है? बी कहां पे चला जाता है? एक ही जगह पे। ये इनिशियल में पहले ये रेस्ट में है तो करंट आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रही है, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही है? डिक्रीज। फिर नेक्स्ट में जब जो आपके पास कॉइल पड़ा था वो तो पहले इस तरह था, अब वो इस तरह आ गया है। ठीक है, अब इसके बाद ये इस तरह रोटेट होगा तो इसकी पोलैरिटी क्या हो जाएगी? चेंज। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, दिस इज 50 हर्ट्ज फॉर पाकिस्तान एंड 60 हर्ट्ज फॉर यूएसए। हमारी जो कंट्री है उसमें 50 हर्ट्ज है। इसका मतलब यह है कि 50 टाइम्स इसकी जो 50 साइकिल्स ये पूरा करता है। इसकी पोलैरिटी 50 टाइम्स क्या होती है? चेंज होती है। ठीक है, अब इसकी पिक्चर निकालनी है तो निकाल ले, आगे फिर हम कंटिन्यू कर लेते हैं। अब इसकी हम प्रॉपर्टीज जो है वो डिस्कस करेंगे। देखें, इसकी पहली प्रॉपर्टी है इट कैन बी स्टेप अप एंड डाउन। ये जो करंट है इसको हम स्टेप अप एंड स्टेप डाउन कर सकते हैं ट्रांसफार्मर में। एसी को हम डीसी को नहीं कर सकते हैं। ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? लॉन्ग रेंज के लिए। किसके लिए? लॉन्ग रेंज। हम लॉन्ग रेंज के लिए हम इसको क्या करते हैं? यूज कर, मतलब अगर आप देखें तो हमारे पास जो अभी बिजली आई है, दिस इज फ्रॉम तुरबेला, कितनी दूर से आई है। हम इसको स्टेप अप भी कर रहे हैं और स्टेप डाउन भी कर रहे हैं। ये बिजली जो है ये आपके पास चीप है, इतनी एक्सपेंसिव नहीं है। हाँ, इसमें एक चीज है, ये आपके पास पोर्टेबल है। क्या है? पोर्टेबल। हम इसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। बैटरी को, इसको हम नहीं लेके जा सकते हैं, बड़े बड़े खंबे लगे होते हैं, इसको नहीं लेके जा सकते हैं। एक चीज और है इसमें, इसकी हाई एफिशिएंसी होती है, हाईली एफिशिएंट, हाई एफिशिएंसी। ठीक है, ये इसकी होती है। इस चीज की समझ आ गई है। अब इसका जो सिंबल है वो क्या है? देखिए, इसका जो सिंबल है वो आपके पास ये वाला है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। फिर इस साइकिल के बाद ये नेगेटिव हो जाएगा, ये आपके पास क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, कोई मसला हो तो इसमें बताएं मुझे। अब इसकी 3 इफेक्ट्स है जो करंट ये प्रोड्यूस करती है या वो वाली प्रोड्यूस करते हैं। 3 इफेक्ट्स है इसके। चाहे आपके पास ईसी हो, चाहे आपके पास डीसी हो, कितनी इफेक्ट्स हैं इसके? 3 इफेक्ट्स हैं। एक आपके पास है हीटिंग इफेक्ट,
एक आपके पास है केमिकल इफेक्ट और एक आपके पास है मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, तो ये इनके इफेक्ट्स हैं। क्या है? इफेक्ट्स। अब ईसी बिजली जो है ये चूंकि अल्टरनेटिंग है, इसका जो इक्वेशन है वो आपके पास साइनोसाइडल, ये मतलब सिंपल साइनोसाइडल वेव है। क्या है? साइनोसाइडल वेव। इसका जो हम ग्राफ स्टडी करते हैं, जो आपके पास ये वेव आती है, देखिए मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं। ये वेव आपके पास साइनोसाइडल है, ये जो वेव है ये आपके पास स्क्वायर वेव है। इस तरह मुख्तलिफ शेप्स है। अब इसके लिए जो वेव सेलेक्ट की गई है ये वेव है, दिस इज साइनोसाइडल। इस तरह भी वेव्स हैं, सॉटूथ। ठीक है, अब आप कहेंगे कि साइनोसाइडल क्यों है? क्योंकि अगर आप इसी बिजली को स्टडी करें विद द हेल्प ऑफ सीआरओ और इसका जो ग्राफ आप निकालते हैं, सीआरओ हमने क्लास 10th में पढ़ी है। सीआरओ को हम वेरिएंग क्वांटिटीज का ग्राफ स्टडी, टाइम वेरिएंग क्वांटिटीज जो है उसके ग्राफ को स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं? इस्तेमाल। तो हमने जब ये जो करंट है, अल्टरनेटिंग करंट, हमने जब इसको स्टडी किया, इसका ग्राफ जो है हमने स्टडी किया, तो वो साइनोसाइडल था। क्या था? साइनोसाइडल। उसकी स्क्रीन के ऊपर जो शो हो रहा था साइनोसाइडल जो है, इसमें लीस्ट डिस्टर्बेंस होती है, लीस्ट डिस्टर्बेंस, और ये आपके पास स्मूथ होता है। क्या होता है? स्मूथ। ठीक है, इसमें लीस्ट डिस्टर्बेंस होती है और इसके अलावा आपके पास क्या होता है? स्मूथ हो। और एक चीज और है कि ये जो पीक्स है, पीक्स, ये आपके पास 0 पॉइंट है, ये आपके पास पीक है, फिर 0 है, फिर पीक है, फिर आपके पास 0 है। अब यहां पे एक सेंटेंस लिखी है कि द चेंज इन वोल्टेज लेवल इज स्लो एट द पीक, इट इज मोस्ट रैपिड। ये जो पीक्स हैं, पीक्स, यहां पे V जो है वोल्टेज में जो चेंज है वो आपके पास क्या होता है? स्लो। क्या होता है? स्लो। एसी जो है, जब हम उसका ग्राफ स्टडी करते हैं, उसमें चेंजेस जो हम ऑब्जर्व करते हैं, जो पीक्स हैं, पीक्स पे आपके पास जो चेंजेस आ रहे हैं वोल्टेज में, वो आपके पास स्लो होते हैं। जो ये जीरोस है, यहां पे आपके पास चेंजेस क्या आते हैं? मतलब वोल्टेज जो है वो 0 से लेकर इसके दरमियान, आप एक पॉइंट ले लें, 0 से लेकर पीक के दरमियान जो है वहां पे बहुत एब्रप्टली उसमें चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन पीक जो है वहां पे उसकी जो चेंजेस है वो क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है। अब इसके लिए हम जो इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं, V इज इक्वल टू वी एम साइन ऑफ थीटा, या V इज इक्वल टू वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी, या V इज इक्वल टू वी एम साइन ऑफ 2 पाई डिवाइडेड बाई टी ज़रबे टी, या V इज इक्वल टू वी एम साइन ऑफ 2 पाई एफ ज़रबे टी। अब इसको आप थोड़ा अंडरस्टैंड कर लें। इसमें V जो है वो आपके पास है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। देखें, ये जो 0.0 है, ये जो 0.90 है, फिर 180 है, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, इन सब के बिटवीन जो पॉइंट्स आ रहे हैं, ये पॉइंट, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये इनके दरमियान जो पोर्शन है, यहां पे जो वोल्टेज है किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आप देख लीजिए आपके पास इंस्टेंटेनियस होगा। क्या होगा? इंस्टेंटेनियस। द वोल्टेज एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज है इसके
उसके जो दरमियान पॉइंट्स है वहां पे अगर आप किसी भी इंस्टेंट पर वोल्टेज लेंगे तो आपके पास क्या होगा, इंस्टेंटेनियस होगा। फिर आपके पास है Vm, दिस इज मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज। फिर आपके पास है कैपिटल T, ये आपके पास टाइम पीरियड है, वो टाइम जिसमें EC अपना एक साइकिल पूरा करता है। T जो है ये आपके पास एनी इंस्टेंट है, मतलब किसी भी वक्त जो आप टाइम वोल्टेज लेते हैं, जो टाइम होता है वो आपके पास स्मॉल t है, ठीक है। T जो है कैपिटल T वो टाइम पीरियड, वो हमने डिस्कस किया। F जो है वो आपके पास फ्रीक्वेंसी है, क्या है, फ्रीक्वेंसी। F इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आपके पास वो टाइम है जिसमें आपके पास नंबर, मतलब अगर एक सेकेंड में बहुत सारे साइकिल्स हो जाते हैं तो इसका मतलब ये आपके पास क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ये जो मैक्सिमम वैल्यू है इसको हम पीक वैल्यू कहते हैं, क्या कहते हैं, पीक वैल्यू। टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, सारी चीजें हमने डिस्कस की हैं। पीक वैल्यूज को थोड़ा समझ लें। देखिए पीक वैल्यू कौन सी वैल्यू होती है, ये आपके पास मैक्सिमम वैल्यू रीच बाय EC वेव फॉर्म इन इट्स पीक। देखिए पीक वैल्यू आपके पास मैक्सिमम वैल्यू होती है। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझाता हूं। देखिए ये मेरे पास ये पॉजिटिव V0, ये नेगेटिव V0, यहाँ पे V इज इक्वल टू 0, ये एंगल 0 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 180 डिग्री, ये एंगल 270 डिग्री और ये 360 डिग्री। अब थोड़ा सा इसको समझ लें। इनिशियली करंट 0 से स्टार्ट लेता है, कहां पे पहुंच जाता है, यहां पे, ये जो पॉइंट है यहां पे जो वैल्यू होगी आपके पास क्या होगी, पीक। फिर ये यहां पे वैल्यू आपके पास क्या होगी, मिनिमम होगी, क्या होगी, मिनिमम, 0 वैल्यू। फिर यहां से लेकर यहां तक ये दोबारा 2 पीक्स बेसिकली आते हैं। एक पीक आता है पॉजिटिव V0 में और एक पीक आता है नेगेटिव V0 में, ठीक है। 2 पीक्स हमने ऑब्जर्व किए हैं EC जो है उसका एक कंप्लीट साइकिल में। एक पीक जो है वो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं 90 डिग्री पे और दूसरा जो पीक है वो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं 270 डिग्री पे। और फिर इनके दरमियान ये जो पॉइंट्स आते हैं, यहाँ पे सारी जो वैल्यूज होती हैं ये बेसिकली आपके पास क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज होती हैं। अब आपके पास अगर मैं एक कंप्लीट साइकिल लूं, अब थोड़ा सा इस चीज को अंडरस्टैंड कर लें। हमारे पास करंट और वोल्टेज को मेजर करने के लिए 2 तरह के डिवाइसेस हैं। एक आपके पास हम DC के लिए इस्तेमाल करते हैं और एक जो है वो हम EC के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चूंकि हम EC पढ़ रहे हैं तो हम तो EC वाले डिवाइसेस इस्तेमाल करेंगे और जो हम EC की डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं वो आपके पास कौन सी वैल्यू लेते हैं, एवरेज। अब एवरेज वैल्यू जो है अगर आप एक पूरे साइकिल के लिए ले लें, वोल्टेज का आप एवरेज ले लें, एक आपके पास आ रहा है पॉजिटिव V0, एक आपके पास आ रहा है नेगेटिव V0, इसको आप 2 पे डिवाइड कर लें। अब अगर मैं आपको कहूं तो ये आपके पास आ रहा है 2 वोल्ट माइनस 2 वोल्ट डिवाइडेड बाय 2, तो एवरेज अगर लेंगे तो इसका मतलब ये है यहाँ पे जो हम डिवाइस इस्तेमाल करेंगे तो वो तो हमें वोल्टेज क्या शो करेगा, 0। अब अगर आप इस सर्किट को हाथ लगाएं, इसमें करंट है, लेकिन अगर आप इस पूरे एक साइकिल में इसकी एवरेज वैल्यू ले ले जो हमने डिवाइसेस डिजाइन किए हैं,
वो इस तरह तो नहीं कर सकते ना कि एक साइकिल में वो पॉजिटिव पे चला जाए, दूसरे साइकिल में वो नेगेटिव पे आ जाए, फिर पॉजिटिव, तो फिर तो आपको कोई करंट नहीं बताएगा। अगर हम डीसी डिवाइस लगाएंगे तो वो तो यूनिडायरेक्शनल है, वो भी जीरो वैल्यू यहाँ पे शो करेगा, चाहे करंट हो चाहे आपके पास क्या हो, वोल्टेज हो। फिर हम क्या करते हैं कि एसी जो है उसकी हम आरएमएस वैल्यू लेते हैं। कौन सी वैल्यू लेते हैं? आरएमएस के। वो इफेक्ट, वो हीट जो ईसी प्रोड्यूस करता है और वो बराबर किसके होता है? डीसी के। एसी जो करंट प्रोड्यूस करता है, एसी में जो करंट और वोल्टेज है, वो जितना पावर और हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं वो कितने डीसी के बराबर है। ये आपके पास कौन सी वैल्यू होगी? आरएमएस। हम आरएमएस वैल्यू की तरफ क्यों गए हैं? क्योंकि हम जो डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं वो एक्चुअल में एवरेज वैल्यू लेते हैं। अगर वो एवरेज वैल्यू लेंगे तो फिर तो एक पूरे साइकिल में एवरेज वैल्यू क्या शो होती है? जीरो। अगर पूरे साइकिल में एवरेज वैल्यू जीरो शो होती है तो इसका मतलब ये है कि ये डिवाइस जो है ये तो बेसिकली करंट हमें शो ही नहीं कर रहा है। तो फिर हम क्या करते हैं कि जो डिवाइसेस हमने डिजाइन किए होते हैं वो आरएमएस वैल्यू लेते हैं। कौन सी वैल्यू लेते हैं? आरएमएस। मैंने इसकी लॉजिक भी बता दी। डीसी जो है वो यूनिडायरेक्शनल है, वो तो आप इस पे इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। अगर सर्किट में लगाओगे तो यहाँ पे आपको शो करेगा जीरो। फिर अगर आप एवरेज वैल्यू का कोई डिवाइस इस्तेमाल करोगे वो भी जीरो शो करेगा। एक्चुअल में तो सर्किट में करंट मौजूद है। तो हम जो डिवाइस इस्तेमाल करते हैं वो बेसिकली यहाँ पे आरएमएस वैल्यू लेते हैं। क्या लेता है? आरएमएस। एवरेज मतलब वो वैल्यू लेता है, लेकिन उसके लिए हमने एक इक्वेशन बनाया है। अब अगर मैं यहाँ पे ये जो नेगेटिव V0 है इसके ऊपर मैं फर्ज कर स्क्वायर ले लूं तो ये हमें कौन सी वैल्यू देगा? पॉजिटिव। कौन सी वैल्यू देगा? पॉजिटिव। यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे लिखा है while finding the average in such cases the area above the time axis taken is positive and area below the time axis taken is negative. The algebraic sign of the area must be taken into account when computing. The average of AC voltage or current over one cycle is zero. अगर हम इसकी एवरेज वैल्यू लेते हैं तो ये तो आपके पास क्या आती है? जीरो। तो फिर इस वजह से हम फिर किसकी तरफ आते हैं? आरएमएस वैल्यू की तरफ आते हैं। अब इसकी तस्वीर निकालनी है तो निकालें। अब थोड़ा इसको समझ लें। आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। आरएमएस पहले मैंने आप लोग को समझा दिया है कि हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की तरफ क्यों आ गए हैं। क्योंकि अगर हम पूरे एक साइकिल में वोल्टेज या करंट दोनों ले लें तो एक तो इसमें पोर्शन आता है पॉजिटिव का, दूसरा इसमें पोर्शन आता है नेगेटिव का। तो एवरेज तो जीरो होता है, तो फिर तो यहाँ पे कोई करंट है ही नहीं, एक्चुअल में करंट मौजूद है। तो फिर हम इसी के लिए जो डिवाइसेस डिजाइन करते हैं उस वो कौन सी वैल्यू लेता है? आरएमएस वैल्यू लेता है। अब आरएमएस वैल्यू कौन सी है? देखें, यहां पे फर्ज करें ये मेरे पास एक कोई रेजिस्टर लगा है, कोई पंखा वगैरह है। दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। ये आपके पास लोड है। मैं फर्ज करें यहां पे एसी दे रहा हूं 10 वोल्ट का, और वो यहां पे मुझे जो पावर डिलीवर कर रहा है वो 7 वोल्ट के बराबर आ रहा है। किसके बराबर आ रहा है?
मैंने यहां पे जो दिया है 10 वोल्ट ईसी में दिया है, वो जो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है वो 7 वोल्ट डीसी के बराबर है। तो ये जो मैंने वैल्यू ली है, ये आपके पास कौन सी वैल्यू है? आरएमएस। आरएमएस आपके पास इफेक्टिव वैल्यू ऑफ ईसी विच डिलीवर्ड द सेम पावर, जो आपके पास क्या है? डीसी है। यहां पे लिखा है वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट which would deliver the same power is DC when flowing through the same resistor for the same time. AC की वो वैल्यू जो इतना पावर डिलीवर करे जो इसी सर्किट में उसी टाइम पर कौन डिलीवर करता है? DC। मैं आपको कहता हूं कि ये जो ऊपर यहां पे लाइट्स लगे हैं उनको मैं AC दे रहा हूं और फिर मैंने उसको DC दी है, तो DC वहां पे जो पावर डिलीवर करेगा उतना पावर जब मैं एसी का लूंगा उसी टाइम में, तो ये आपके पास कौन सी वैल्यू होगी? आरएमएस। आरएमएस आपके पास कौन सी वैल्यू होती है? इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी विच डिलीवर्ड द सेम पावर, effective value of AC which delivered the same power is DC flowing through the same circuit in same time. ठीक है, और इसकी इक्वेशन को डिराइव करने के मुख्तलिफ मेथड्स हैं। कुछ लोग पहले एक वैल्यू लेते हैं, फिर उसको स्क्वायर कर लेते हैं, फिर उसका मीन लेते हैं, फिर उसका क्या लेते हैं? रूट लेते हैं। लेकिन हम एक प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर आएंगे। इसकी समझ तो आ गई है ना कि हम इसकी तरफ क्यों आ गए हैं? इसी वजह से आए हैं क्योंकि अगर हम ईसी का एक साइकिल जो है वो ले लें, यहाँ पे फॉर एग्जांपल वो बोर्ड है, उसमें हम कोई गिलवालोमीटर, इमीटर, वोल्ट मीटर लगा लें। वोल्ट मीटर और इमीटर जो है वो कौन सी वैल्यू लेता है? वो तो नॉर्मली अगर एवरेज वैल्यू लेगा। एसी तो एक टाइम पे वो तो पोलैरिटी बार बार चेंज कर रहा है, डीसी तो है नहीं, पोलैरिटी चेंज कर रहा है, तो आप एवरेज लोगे तो यहाँ पे करंट क्या शो होगा? 0। एक साइकिल में तो एक पॉजिटिव आ रहा है, एक नेगेटिव। तो फिर हम किसकी तरफ आते हैं? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की तरफ। हमने अगर नेगेटिव वी नॉट स्क्वायर को पॉजिटिव बनाना है, सिंपल नेगेटिव वी नॉट को हमने पॉजिटिव बनाना है, तो स्क्वायर के साथ हम कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में आपने ये चीज सीखी होगी कि अगर आपके पास, हम हमेशा जब भी हमारे पास कोई चीज फिजिक्स में प्रैक्टिकल होती है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम एक इक्वेशन बनाते हैं। अब यहाँ पे जो हम इक्वेशन बना रहे हैं सिंपल, वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें एवरेज वैल्यू ऑफ ईसी और 1 कंप्लीट साइकिल इज इक्वल टू के 0। फिर पावर भी अगर हम लेंगे वो भी 0 आपके पास आएगा। एक ऑप्शन हमारे पास आता है, और वो कौन सा ऑप्शन है? कि हम जो यहाँ पे वैल्यूज है उनको क्या कर लें? स्क्वायर कर लें, और फिर अगर उनका हम एवरेज ले लें तो फिर ये जो डिवाइस है इससे आपके पास वैल्यू आ सकती है। आप यहाँ पे जब एमीटर, अभी वोल्टमीटर फर्ज करें आपने कनेक्ट की है, वो आपको शो कर रहा है 220, तो याद है एक्चुअल में ये 315 वोल्ट होता है तकरीबन। ये जो हम यहाँ पे हमें शो होता है, दिस इज बेसिकली आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू है जो वही इफेक्ट देगा जो आपके पास कौन देता है? डीसी देता है। अब आपके पास इसका मैथमेटिकल फॉर्म है। आरएमएस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक आपके पास है आईआरएमएस, एक आपके पास है वीआरएमएस। आईआरएमएस आपके पास करंट के लिए है एंड वीआरएमएस आपके पास किसके लिए है? वोल्टेज के लिए है। ठीक है, अच्छा हमारे पास इक्वेशन क्या था? I इज इक्वल टू आई एम साइन ऑफ
ओमेगा टी। अब इसके ऊपर स्क्वायर ले लें, एक हमने वैल्यू ली है, सिंपल वैल्यू ली है। अब हम इसका क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे, आई एम स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब ये जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, इसका हम सिंपल क्या लेंगे, एवरेज लेंगे, मीन लेंगे, क्या लेंगे, एवरेज, मीन लेंगे। अब अगर हम इसका एवरेज लेंगे, ये जो है वो हम किस तरह लेंगे, देखें ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2। कॉस 2 ओमेगा टी जो है, अगर आप इसके दो वैल्यूज ले लें, एक आप इसका ले लें मैक्सिमम वैल्यू और एक आप इसका क्या ले लें, मिनिमम वैल्यू। एक तो 90 पे है, एक आपके पास किस पे है, 0 पे है। तो ये एक टर्म हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और एक टर्म आपके पास क्या आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा। तो सिंपल एक जो है उससे 1 तो ऑलरेडी हमारे पास आ रहा है 1/2। ये जो दूसरा टर्म है वो किस चीज के बराबर आ जाएगा, 0 के। ये आपने ट्राइग्नोमेट्री में ये इक्वेशन पढ़ी होगी कि साइन स्क्वायर थीटा जो है वो आपके पास किसके बराबर है, 1 माइनस, यहां से आपके पास आ रहा है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर हम इसका एवरेज ले रहे हैं तो सिंपल जो कॉस स्क्वायर है उसमें अगर हम वैल्यू पुट कर लेंगे 1 कंप्लीट साइकिल के लिए, सारी वैल्यूज जो है वो हम सॉल्व कर ले, तो फाइनल इसके साथ क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी किस चीज के बराबर आ रहा है, 1/2 के। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे आई स्क्वायर इज इक्वल टू आई एम स्क्वायर, इसकी जगह पे हम क्या लिख लेंगे, 1/2। अच्छा, अब इसका आप क्या ले लें, अंडर रूट ले लें, आई स्क्वायर इज इक्वल टू आई एम स्क्वायर अंडर रूट डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2, ये और ये आपस में कैंसल। तो आई इज इक्वल टू आई एम डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2। अब हमने रूट भी लिया है और इसका हमने क्या लिया है, मीन भी लिया है। तो अब ये जो करंट है ये आपके पास अब आम करंट नहीं रही है, ये आपके पास कौन सी करंट हो गई है, RMS, IRMS, ये आपके पास बराबर है किसके, IM डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2। या आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, IRMS इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट 2 कर ले, इनसे आता है 0.707 इंटू IM। अब अगर आपसे कोई IM पूछ रहा है, देखिए आपसे मुख्तलिफ तरह की वैल्यूज पूछी जाएगी। अगर आप वोल्टेज के लिए लेते हो तो VRMS इज इक्वल टू 0.7 इंटू VM। अब आप IM निकालना चाहते हो तो IM इज इक्वल टू IRMS डिवाइडेड बाय 0.707। आप इसको यहां पे डिवाइड कर लो। फिर VM निकालना चाहते हो तो VRMS डिवाइडेड बाय, इसको यहां पे डिवाइड कर लें 0.707, ये आपके पास वैल्यूज आ जाएगी, ठीक है। RMS इज अ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, इस तरह भी आप कर सकते हैं। आप पहले कोई एक वैल्यू ले लें, V इज इक्वल टू V इनिशियल ले लें प्लस V फाइनल ले लें डिवाइडेड बाय 2, जो आप वेलोसिटी में करते थे, यहाँ पे वोल्टेज के लिए ले लें। V इज इक्वल, दो वैल्यू आपके पास आते हैं, एक आपके पास 0 आता है, हर वक्त आपके पास एक 0 और एक आपके पास मैक्सिमम। तो 0 प्लस V डिवाइडेड बाय 2। अब हमने इसका एवरेज लिया है, पहले हमने एक वैल्यू ली है, अब इस वैल्यू को क्या कर लें, स्क्वायर कर लें, ठीक है। हमने पहले एक आम वैल्यू ली, फिर इस वैल्यू को क्या कर लिया है, स्क्वायर कर लिया है, और फिर हमने इसका क्या लिया है, मीन लिया है। अब हम इसका क्या लेंगे, रूट लेंगे।
अब ये जो एवरेज वैल्यू है इसको हम क्या बोलेंगे, VRMS इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2। एक वैल्यू ले लें, उसका स्क्वायर ले लें, फिर मीन ले लें, फिर क्या ले लें, रूट ले लें, फिर आपके पास क्या हो जाएगा, RMS वैल्यू। RMS में फिर आपके पास करंट के लिए भी अपना इक्वेशन है और वोल्टेज के लिए आपके पास अपना इक्वेशन है। अब मैं आपको फॉर एग्जांपल देता हूं, एक वैल्यू दे देता हूं, VRMS इज इक्वल टू 0.707 मैंने एक मैक्सिमम वैल्यू ली है 100 वोल्ट की, तो VRMS इज इक्वल टू, इससे इशारिया खत्म करें 707 तकसीम 1000 ज़रबे 100, ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल। तो VRMS इज इक्वल टू 707 तकसीम 10, 10 को खत्म कर लिया, यहाँ पे इशारिया लगाएं, VRMS इज इक्वल टू 70.7। इसका मतलब ये है कि 100 वोल्ट AC जो है वो आपके पास जो इफेक्ट देता है, जो पावर डिलीवर करता है, जो हीट प्रोड्यूस करता है, वो कितने वोल्ट DC के बराबर होता है, 70 वोल्ट DC के। तो AC जो है उसकी RMS वैल्यू DC के 70% आती है, कितनी आती है, 70। अगर मैं AC को 10 वोल्ट मैक्सिमम वैल्यू इसकी पुट कर लूं तो DC में आपके पास 7 वोल्ट आएगी, कितनी आएगी, 7। जैसे यहां पे 100 वोल्ट जो है वो किसके बराबर आ रही है, 70 वोल्ट के बराबर आ रही है, ठीक है। अब आपके पास है फेज ऑफ AC, बस हो फेज ऑफ AC। इससे पहले लेक्चर में हमने AC को भी पढ़ा था, हमने DC को पढ़ा था। AC के रिलेटेड हमने डिफरेंट टर्म्स, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, पीक वैल्यू, एवरेज वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, RMS वैल्यू, सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। अभी हम समझेंगे फेज ऑफ AC। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज फेज, व्हाट इज फेज, फेज आपके पास एक एंगल है, ठीक है, और इसके दो काम है, ठीक है। एक ये हमें AC के मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है और एक हमें ये इसकी डायरेक्शन के बारे में बताता है, ठीक है। फेज जो है वो आपके पास एक एंगल है, इसका काम है कि हमें मैग्नीट्यूड के बारे में और किस बारे में, डायरेक्शन के बारे में बताएं, किसके, AC के बारे में। अब ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में हमें कैसे बताएगा, ये हम समझेंगे। हम एक इक्वेशन लेंगे, उसमें आपके पास एंगल होगा थीटा, और वही थीटा ये बताएगा कि AC जो है अभी 0 से किस जानिब जाएगा, मैक्सिमम की तरफ जाएगा, मिनिमम की तरफ जाएगा, मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा, ठीक है। ये सारी चीजें उसने हमें क्या करनी है, बतानी है। अब आपके पास जो इक्वेशन है वो आपके पास क्या है, देखें, V इज इक्वल टू VM साइन ऑफ थीटा, या VM साइन ऑफ थीटा की जगह पे ओमेगा टी, या VM साइन ऑफ ओमेगा की जगह पे 2 पाई f/t, या V इज इक्वल टू VM साइन ऑफ 2 पाई डिवाइडेड बाई t ज़रबे t। कल भी मैंने आप लोगों को समझाया था, V आपके पास कौन सी वैल्यू है, इंस्टेंटेनियस। V में आपके पास कौन सी वैल्यू है, मैक्सिमम। कैपिटल T आपके पास है टाइम पीरियड, F आपके पास है फ्रीक्वेंसी। ये जो एंगल थीटा है ये हमें ये बताएगा कि इस वक्त AC की वैल्यू कितनी है। देखिए, हम पूरा एक साइकिल लेंगे कंप्लीट,
देखिए आपके पास एक कंप्लीट साइकिल है, इसमें हम पहले वोल्टेज को निकालते हैं, V नॉट माइनस V नॉट, और ये आपके पास 0 है। सबसे पहले मैं थीटा को पुट करता हूं 0 डिग्री। कितने डिग्री? 0। V इज इक्वल टू वी एम साइन ऑफ 0, इनसे वैल्यू क्या आएगी? 0। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास एंगल 0 है तो EC जो है वो स्टार्ट कहां से लेगा? वो 0 से स्टार्ट लेगा। इस वक्त EC की जो वैल्यू है वो 0 होगी। क्या होगी? 0। अब देखिए मैंने एंगल को वहां पे पुट किया और फिर उससे मुझे मालूम हुआ कि यहाँ पे अब आपके पास जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है वो किस चीज के बराबर है? 0 के। इसके बाद आपके पास है 90। V इज इक्वल टू वी एम साइन ऑफ 90। तो V इज इक्वल टू वी एम साइन 90 किसके बराबर है? 1 के। तो अगर ये जो मैं 90 पुट कर लूंगा तो इस पे आपके पास वैल्यू क्या आ रही है? मैक्सिमम। ठीक है, क्या आ रही है? मैक्सिमम। अब अगर मैं 180 पुट करूंगा तो V इज इक्वल टू क्या? वी एम साइन ऑफ 180। इस पे फिर क्या आ रही है? 0। ये आपके पास हो गई 0। फिर मैं पुट करूंगा V इज इक्वल टू के वी एम साइन ऑफ 270। अब अगर आप देखें इस केस में ये एंगल मुझे क्या बता रहा है? मुझे बता रहा है कि EC जो है उसकी वैल्यू मैक्सिमम है, लेकिन किस में मैक्सिमम है? नेगेटिव में। फिर अगर मैं पुट करूंगा V इज इक्वल टू के वी एम साइन ऑफ 360 तो ये आपके पास क्या आ रही है? 0। इसका मतलब ये है कि 360 पे क्या आ रही है? 0। अब ये मेरे पास एक कंप्लीट साइकिल है। इस साइकिल में ये वाला जो पोर्शन है इसमें वैल्यू आपके पास क्या आ रही है? पॉजिटिव। ये वाला जो पोर्शन है इसमें वैल्यूज क्या आ रही है? नेगेटिव आ रही है। ठीक है, तो ये जो थीटा है इसने देखिए दो चीजें हमारे पास स्पेसिफाई की। एक मैग्नीट्यूड बताया कि 0 है या मैक्सिमम है। दूसरा ये बताया डायरेक्शन कि पहले आपके पास आ रही है पॉजिटिव, फिर आपके पास क्या आ रही है? 270 पे आपके पास क्या आ रही है? नेगेटिव। ठीक है, तो डायरेक्शन भी इसने क्या कर दी? स्पेसिफाई कर ली। ठीक है, अब इसमें दो कॉन्सेप्ट और है। एक आपके पास है फेज लीड और एक आपके पास है फेज ऑफ लेग। अब मैं आपको बताता हूं, पहले आप यहां पे लिख लें फेज डिफरेंस। व्हाट इज फेज डिफरेंस? फेज डिफरेंस क्या है? EC वोल्टेज या EC करंट कि अगर 0 और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो डिफरेंट आ रही है। फॉर एग्जांपल करंट जिस वक्त मैक्सिमम हो रहा है उस वक्त वोल्टेज मिनिमम है, जिस वक्त वोल्टेज मैक्सिमम है उस वक्त करंट जो है वो आपके पास मिनिमम है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें आपके पास क्या है? फेज डिफरेंस है। फेज डिफरेंस बेसिकली क्या है? ये आपके पास डिफरेंस है, डिफरेंस इन मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर सेम साइकिल। एक ही साइकिल में अगर आपके पास एक ही डायग्राम है उसमें कहीं पर करंट मैक्सिमम है, कहीं पर करंट मिनिमम है, तो इसका मतलब ये है कि इसके पास इसमें आपके पास फेज में क्या है? डिफरेंस। फेज बेसिकली एंगल की रिलेटेड टर्म है। अब मैं दो इक्वेशंस लेता हूं, इसको जरा गौर से देखें। एक मैं लेता हूं V इज इक्वल टू वी एम कॉस ऑफ थीटा, दूसरा मैं लेता हूं V इज इक्वल टू वी एम साइन ऑफ थीटा। दोनों को देखें। यहां पे मैं एक नया डायग्राम भी बना लेता हूं। 0, 90, 180, 270
360। मैं जब इसको 0 वैल्यू देता हूं तो ये 0 हो जाता है, लेकिन अगर मैं इसको दे देता हूं वैल्यू 0 पे, ये क्या हो जाता है, मैक्सिमम। तो करंट जो है वो स्टार्ट ले रहा है यहां से इस तरह, वोल्टेज वो स्टार्ट ले रहा है इस तरह। अब इसमें देखें, एक ही वक्त पर अगर आप देखें, दिस इज करंट, दिस इज वोल्टेज। करंट आपके पास मैक्सिमम से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये लीडिंग है, और ये आपके पास क्या है, लेगिंग है। क्या है, लेगिंग। करंट आपके पास है लीडिंग, और वोल्टेज आपके पास क्या है, लेगिंग। इसका मतलब यह है कि दोनों के दरमियान फेज डिफरेंस है, और वो फेज डिफरेंस 90 का है। किसका है, 90 का। There is a 90 phase difference between current and voltage, because when the angle is zero, then the current is maximum and voltage is a minimum. At the same time, both gives us different values. So when the angle is different, it means that there should be, it is possible that there should be a difference in a voltage, there should be a difference in a current. अब हम इसको एक एक डिवाइस के ऊपर जो है अप्लाई करेंगे, कि अगर हम एक रेजिस्टर लेंगे एक सर्किट में, उसमें एसी जो है उसका करंट जो है, अगर हम उसको डिफरेंट वैल्यूज दे दें और वोल्टेज को भी दे दें, वो इन फेज आ रहे हैं या आउट ऑफ फेज है, इसका मतलब दे आर आउट ऑफ फेज, दे आर 90 आउट ऑफ फेज। इसी में हम करंट और वोल्टेज को चेक कर रहे हैं कि वो फेज में, इन फेज में है। अगर दोनों एक वक्त पर इस तरह आ रहे हैं तो इसका मतलब दे आर इन फेज। ये फिर आपके पास किस में है, इन फेज। अगर इस तरह आ रहे हैं तो 90 आउट ऑफ फेज, अगर इस तरह आ रहे हैं तो 180 आउट ऑफ फेज। ठीक है, डिफरेंट आ सकती है, ये डिपेंड करती है, हम अपने कोर्स के हिसाब से जाएंगे। बाकी इसमें डिफरेंट तरह के क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। ईसी थ्रू रेजिस्टर, अल्टरनेटिंग करंट, सेकेंड ईयर फिजिक्स का ये लेक्चर नंबर 2 है। ईसी थ्रू रेजिस्टर एक ऐसा सर्किट जिसमें एसी सोर्स लगा हो और उसके साथ सीरीज में एक रेजिस्टर कनेक्ट हो, तो फिर इस सर्किट को हम कहेंगे एसी थ्रू रेजिस्टर। ठीक है, देखिए ये आपके पास एक सर्किट है, इसमें ये रेजिस्टर लगा हुआ है और ये आपके पास इसमें एसी सोर्स है। तो इस सर्किट को हम क्या कहते हैं, एसी थ्रू रेजिस्टर। अ सर्किट व्हिच कंसिस्ट ऑफ एसी एंड अ रेजिस्टर इज कॉल्ड एसी थ्रू रेजिस्टर। एक ऐसा सर्किट जिसमें एसी हो, एसी सोर्स हो और वो कनेक्ट हो रेजिस्टर के साथ सीरीज में, तो ये आपके पास क्या है, एसी थ्रू रेजिस्टर। अ circuit consists of AC source and resistor in series। ठीक है, ये आपके पास AC सोर्स है, ये आपके पास रेजिस्टर लगा है और ये किस में कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है, तो फिर इसको हम क्या कहेंगे, एसी थ्रू रेजिस्टर। ठीक है, अच्छा अब मेन चीज हमने इसमें ये मालूम करना है कि आया इसमें जो एसी है, वोल्टेज है और एसी जो करंट है वो आया इन फेज है या इन फेज नहीं है। तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, इसके लिए हम एक इक्वेशन निकालेंगे, फिर उससे हम एक्सप्लेन करेंगे कि एसी जो है वो इस सर्किट में सीरीज में आपके पास है, सीरीज में तो है मतलब कि वो इन फेज है कि इन फेज नहीं है। तो हमारे पास इक्वेशन है V इज इक्वल टू
V is equal to Vm sin of theta. V is equal to Vm sin of theta. इसमें V आपके पास इंस्टंटेनियस वोल्टेज है, Vm आपके पास मैक्सिमम वोल्टेज है और थीटा आपके पास फेज एंगल है। अब अगर ये तो मैंने वोल्टेज के लिए तो मैंने एक इक्वेशन निकाल लिया है, ठीक है, वोल्टेज के लिए हमने एक इक्वेशन निकाल लिया है। अब हम ये चाहते हैं कि हम करंट के लिए भी एक इक्वेशन निकाल लें। तो हम किस तरह निकालेंगे? देखें, हम बहुत ही सिंपल, ये जो हमारे पास पहले से ऑलरेडी इक्वेशन है, ऑलरेडी हमारे पास इक्वेशन है। अगर v को मैं किस पे डिवाइड कर लूं? I पे, और यहाँ पे Vm इंटू साइन ऑफ थीटा, इसको भी मैं किस पे डिवाइड कर लूं? Im पे। तो सॉरी, R पे डिवाइड कर लें, R पे। तो आपके पास फार्मूला है I इज इक्वल टू V डिवाइड बाय R। ये तो आपको पता है ना, I इज इक्वल टू V डिवाइड बाय R। तो इसकी जगह पे I लिख लो और इसकी जगह पे Im लिख लो। तो I इज इक्वल टू Im इंटू साइन ऑफ थीटा। I इज इक्वल टू Im इंटू साइन ऑफ थीटा। अब अगर हमने इन दोनों में अगर मैं थीटा पुट कर लेता हूं, देखिए जीरो, पहले मैं निकालता हूं किसके लिए? करंट के लिए। फर्ज करें I नॉट माइनस I नॉट, ये पॉजिटिव I नॉट है, यहां पे 90, यहां पे 180, यहां पे 270, यहां पे 360। इधर देख ले, अगर मैं थीटा जो है वो 0 दे देता हूं तो आपके पास I क्या हो जाती है? 0, साइन 0 0। अगर मैं थीटा 90 दे देता हूं तो साइन 91 के बराबर है, ये आ जाता है Im, पॉजिटिव Im। अगर मैं थीटा 180 दे देता हूं तो ये आपके पास हो जाता है 0, 180 0। अगर मैं थीटा 270 दे देता हूं तो ये मेरे पास आ जाता है माइनस Im। अगर मैं थीटा 360 दे देता हूं, ये फिर मेरे पास क्या हो जाता है? 0। तो अब 0 से आप स्टार्ट ले लें, 90 पे मैक्सिमम, फिर 180 पे 0, फिर इस पे नेगेटिव, फिर आपके पास क्या हो जाता है? 360 पे 0। ये मैंने ड्रा की है किसके लिए? करंट के लिए। नेक्स्ट आपके पास है वोल्टेज के लिए। तो वोल्टेज के लिए आपके पास यही सेम इक्वेशन है, साइन है, तो वोल्टेज के लिए भी यही आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि देयर इज नो फेज डिफरेंस इन EC थ्रू रेजिस्टर, इन करंट, इन वोल्टेज। करंट और वोल्टेज दोनों में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है। बोथ हैव सेम मैक्सिमा, सेम मिनिमा एट द सेम टाइम, एट हैविंग सेम वेव, ठीक है। तो इसमें कोई आपके पास फेज डिफरेंस नहीं है, कोई फेज लीडिंग नहीं है, कोई फेज लीडिंग नहीं है। एक टाइम पे वो आपके पास मैक्सिमम होते हैं, एक टाइम पे वो आपके पास मिनिमम होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर हमने इसकी RMS वैल्यू निकालनी है, कौन सी वैल्यू निकालनी है? RMS। अब गौर से इस चीज को अंडरस्टैंड कर ले। तो I इज इक्वल टू Im साइन ऑफ थीटा। अगर मैं इसको डिवाइड कर लू √2 पे, इसको भी डिवाइड कर लू √2 पे, तो IRMS किसके बराबर है? Im डिवाइडेड बाय √2 बराबर है कि नहीं है? तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा? I डिवाइडेड बाय 2, ये आपके पास क्या बन जाएगा? या इधर इन लोगों ने लिखा है, चलो ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करें, इसको इस्तेमाल ना करें, दोनों एक ही में आ जाएंगे। V आपके पास बराबर है किसके? IR के। अगर इसको मैं मैक्सिमम ले लूं, इसको मैं मैक्सिमम ले लूं,
और Vm को मैं डिवाइड कर लूं √2 पे, Im को मैं डिवाइड कर लूं √2 पे, और तो Vm डिवाइडेड बाय Im डिवाइडेड बाय √2 ये बराबर है किसके, IRMS के। Vm डिवाइडेड बाय √2 किसके बराबर है, VRMS के। तो VRMS इज इक्वल टू IRMS इनटू यहां पे क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। तो फिर ये इनकी कौन सी वैल्यूज है, RMS वैल्यूज है। सिंपल, मेरे पास एक AC सोर्स है, उसके साथ सीरीज में मैंने रजिस्टर कनेक्ट किया है, इनके पास बिजली आ रही है, वोल्टेज भी आ रहा है, करंट भी आ रहा है, दोनों को मैंने चेक कर लिया कि दोनों इन फेज है, कोई फेज एक ही टाइम पे दोनों मैक्सिमम भी हो रहे हैं, मिनिमम भी हो रहे हैं। फिर मैंने RMS वैल्यूज भी निकाली, इनके खुद के मैक्सिमम वैल्यूज भी निकाली, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट इनके पावर्स हैं, क्या है, पावर्स, पावर ऑफ AC थ्रू रेजिस्टर, पावर ऑफ AC थ्रू रेजिस्टर, AC थ्रू रेजिस्टर का हमने निकालना है क्या, पावर निकालना है, ठीक है। पावर का फार्मूला क्या है, P इज इक्वल टू IV। पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड ऑफ करंट, ठीक है। अब अगर हम क्या करेंगे, देखिए यहां पे हम इसका एवरेज लेंगे, क्या लेंगे, एवरेज, क्योंकि मैंने आप लोगों को समझाया था कि AC मैक्सिमम भी होती है, मिनिमम भी होती है। साइकिल, एक साइकिल में ये एक दफा मैक्सिमम पे जाती है, एक दफा मिनिमम, फिर दूसरे में नेगेटिव में भी एक दफा मैक्सिमम, एक दफा मिनिमम। तो P इज इक्वल टू IV। अब यहां से देख ले, V बराबर है Vm साइन ऑफ थीटा, I बराबर है Im, तो इधर लिख लें P इज इक्वल टू Im साइन ऑफ थीटा या ओमेगा t, Vm साइन ऑफ थीटा या ओमेगा t। तो ये Im है, ये Vm है, ठीक है, और साइन ज़रबे साइन से क्या आता है, साइन ओमेगा t। तो P इज इक्वल टू Im Vm इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा t। और मैंने आप लोगों को ये निकाला भी था कि साइन स्क्वायर ओमेगा t बराबर है किसके, 1 डिवाइड बाय 2 के। तो P इज इक्वल टू Im Vm डिवाइड बाय 2 ये हम कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इस तरह करूं, देखिए √2 डॉट √2 कर लूं, तो ये आपके पास एक ही अंडर रूट में कर लो, 2 का स्क्वायर, ये दोबारा किसके बराबर आता है, 2। तो मैं इस तरह कर सकता हूं ना कि इसको √2 कर लो। तो P इज इक्वल टू Im डिवाइड बाय n2 एंड Vm डिवाइड बाय √2। इसको अलग अलग लिख लें, Im डिवाइड बाय √2 ज़रबे Vm डिवाइड बाय √2। तो P इज इक्वल टू Im डिवाइड बाय √2, इनसे आता है IRMS और दूसरे से क्या आता है, VRMS। तो VRMS ज़रबे IRMS। अब इन दोनों को आपस में ज़रब कर ले, ये आपके पास I है और ये आपके पास क्या है, V। एक आपके पास I है और एक आपके पास क्या है, V। तो P तो बराबर है, प्रोडक्ट है IV का, तो IV का प्रोडक्ट आपके पास ये आ जाएगा और इनका भी आपके पास ये आ जाएगा IV। अगर आप ग्राफ में देख लेना, जितना आपके पास I है V है, दोनों को ज़रब कर ले, इनका प्रोडक्ट पावर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पावर। अब अगर मैं इस पावर का एवरेज ले लूं, क्योंकि RMS वैल्यूज हैं, तो ये थोड़ा सा जो है यहाँ पे ग्राफ में दिखाया गया है, थोड़ा सा ये आपके पास क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा। ये आपके पास पॉजिटिव पावर है, ठीक है, यहाँ पे I भी है, V भी है, यहाँ पर I भी है, V भी है। पावर जो है ये सिर्फ 0, 180 और 360 जो है, पावर आपके पास 0, 180, 360, इस पे बहुत कम टाइम के लिए क्या हो जाता है, 0 के ऊपर चला जाता है। बाकी आप दूसरे एंगल पे देखें, मैक्सिमम सिर्फ इन एंगल्स पे थोड़ा किधर पे चला जाता है, 0 पे। अब इस ग्राफ से हम क्या जो है नतीजा आगाज करते हैं, ये ग्राफ हमें ये समझाता है, या इसका ये कॉन्सेप्ट है
कि ये जो सर्किट है ये मुसलसल इस रेजिस्टर को क्या दे रहा है, पावर, और वो पावर अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब वो मुसलसल पावर को क्या कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, क्या कर रहा है, कंज्यूम। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है इसमें आपने अब क्या क्या समझना है, एक पहले इसकी डिफिनीशन समझनी है, फिर इसका डायग्राम समझना है, फिर इसको ये समझना है कि इसमें इन फेज समझना है कि इन फेज क्या है। देखें, अगर यहां पे साइन के बजाय इक्वेशन में कॉस आ जाए तो इसका मतलब ये अब आउट ऑफ फेज है, दे आर नॉट इन फेज। When one quantity goes to minima, then the other quantities will go to the maximum. But दोनों इक्वेशंस आपके पास सेम आ रहे थे, मैंने वोल्टेज के लिए भी इक्वेशन निकाला, मैंने करंट के लिए भी इक्वेशन निकाला, दोनों सेम आ रहे थे, पर मैंने इसके ऊपर डिफरेंट, मैंने इसको एंगल्स दिए हैं, तो सब पे एक ही वैल्यू आ रही थी, तो इसका मतलब ये है कि दे आर नो इन फेज। फिर मैंने सबकी आरएमएस वैल्यूज निकाली, फिर मैंने आप लोगों के लिए ग्राफ भी ड्रा कर दिया, फिर मैंने इसमें पावर भी बता दिया कि एसी, अब इसमें एमसीक्यूज बहुत सारे आ सकते हैं, आपको कहेंगे कि एसी थ्रू रेजिस्टर जो है वो पावर कंज्यूम करता है कि नहीं, रेजिस्ट करता है, पावर डिसिपेट करता है, इसके पास मुसलसल पावर आता है। ये भी एमसीक्यूज है कि एसी पावर फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम 0 के ऊपर चला जाता है, तो आपके पास क्या है, 0, 180 है, 360 है, ठीक है, तो ये आपके पास वो डिग्रीज है। इंडक्टर को हमने इससे पहले टॉपिक्स में समझा था। ये आपके पास एक सिंपल कॉइल है जो एक थिक वायर से बना होता है, जिसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम होती है, और इसमें सिर्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का फिनोमेना जो है वो इसमें आकर होता है। इसको जब हम ईसी करंट दे देते हैं तो इसमें फ्लक्स चेंज होता है, तो चेंज इन फ्लक्स की वजह से इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, देखें, यहां पे आपके पास एसी सोर्स लगा है, एसी सोर्स, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये आपके पास क्या है, इंडक्टर कॉइल। ठीक है, तो इसको हम इस डायग्राम में अगर आप देखें, व्हेन एसी सोर्स इज कनेक्टेड टू इंडक्टर इन सीरीज, देन इट इज एसी थ्रू इंडक्टर। जब हम एसी सोर्स को एक इंडक्टर कॉइल के साथ सीरीज में कनेक्ट कर ले तो इसको हम क्या कहेंगे, एसी थ्रू इंडक्टर। अ सर्किट which consists of AC source and a coil। कौन सा कॉइल, इंडक्टर कॉइल। एक ऐसा सर्किट जिसमें आपके पास ईसी सोर्स हो, ठीक है, और उसके साथ एक इंडक्टर कॉइल जो है वो कनेक्ट हो, तो फिर इसको हम क्या कहेंगे, एसी थ्रू इंडक्टर। अब अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज इंडक्टर, इंडक्टर आपके पास क्या है, तो आप सिंपल इसको कहें कि अ थिक वायर wound like a helical spring and used to filter AC। A thick wire wound like a helical spring and used to resist AC with minimum power loss। मिनिमम पावर लॉस। देखें, डीसी जो है, डीसी उसमें करंट को कंट्रोल करने के लिए हम सिर्फ रेजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं। एसी में हम कैपेसिटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इंडक्टर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रेजिस्टर। अब इंडक्टर और कैपेसिटर का फायदा क्या है, ये लॉसेस बहुत कम करते हैं और इसी को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, उसमें जो फ्लक्चुएशंस आती हैं उनको फिल्टर करते हैं। वी कैन यूज इंडक्टर इज अ चोक कॉइल
हम इसको इज अ चौक कॉइल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इसको इज अ फिल्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब इधर देखें, ये आपके पास सोर्स है, इस तरह इसके पास पहले करंट आ रही थी इस डायरेक्शन में, फिर डायरेक्शन चेंज होगी, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, फिर आपके पास इस डायरेक्शन में आ रही है, और ये जो फ्लक्स है ये इसके ऊपर से क्या होती है, पास होती है। जितनी इसके ऊपर फ्लक्स पास होगी तो इसके अंदर भी क्या चीज इंड्यूस्ड होगी, ईएमएफ। इसके अंदर क्या चीज इंड्यूस हो रही है, ईएमएफ। ठीक है, अच्छा, तो इसके अंदर ईएमएफ है और बाहर आपके पास क्या है, वोल्टेज है। तो ये जो इसके अंदर ईएमएफ है, ये जो इसके बाहर वोल्टेज का सोर्स लगा है, ये इसको रिजिस्ट करती है। क्या करती है, रिजिस्ट। इस तरीके से इसको कंट्रोल में रखती है। क्या रखती है, कंट्रोल में। यहां से इसके पास जो मतलब वोल्टेज जा रहा है और वहां पे जो ईएमएफ की वजह से वोल्टेज है, ये उसको क्या करता है, रिजिस्ट करता है। जितना ये इसको रिजिस्ट करेगा उतना ये क्या किस में रहेगा, कंट्रोल में रहेगा। अब हमने करंट और वोल्टेज दोनों के लिए एक इक्वेशन निकालनी है। पहले आप इसकी ईएमएफ की इक्वेशन लिख लें, E इज इक्वल टू L डेल्टा I बाय डेल्टा T। ये हमारे पास इक्वेशन है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विल गिव यू इंड्यूस्ड ईएमएफ। जितना यहाँ पे करंट में हम ज्यादा चेंज लेके आएंगे तो आपके पास ईएमएफ भी क्या प्रोड्यूस होगा, ज्यादा। V इज इक्वल टू L डेल्टा I डिवाइडेड बाय डेल्टा T। V इज इक्वल टू L डेल्टा I डिवाइडेड बाय डेल्टा T। अब इसको अंडरस्टैंड कर ले। अच्छा, इक्वेशन हमारे पास है करंट के लिए, I इज इक्वल टू Im साइन ऑफ थीटा या ओमेगा टी। अब हम यहां साथ में इसका ग्राफ भी ड्रा करेंगे। देखें, हम सबसे पहले किसको निकालते हैं, करंट को। 0, 90, 180, 270, 360। अब ये जो थीटा है इसको मैं वैल्यूज दूंगा। अगर मैं इसको 0 कर लूं तो I 0, 90 कर लूं I मैक्सिमम, 180 कर लूं I 0, 270 कर लूं I माइनस, 360 कर लूं तो I 0। तो इसका मतलब यह है कि करंट का इस तरह ग्राफ आ रहा है। ये आपके पास किसका ग्राफ है, करंट का ग्राफ है। ठीक है, दिस इज द ग्राफ ऑफ करंट, ये करंट का ग्राफ है। वोल्टेज के लिए हम क्या करेंगे, देखिए वोल्टेज के लिए हम इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे। यहां पे मैंने E लिया है, यहां पे मैंने V लिया है, तो V आपके पास बराबर है किसके, E के, मतलब वोल्टेज है, या आपके पास क्या है, EMF है। अब अगर आप इस इक्वेशन को देख लिए, इसमें I है और यहां पर ऑलरेडी मेरे पास I मौजूद है, तो इसको आप नाम दे दे फर्स्ट, इसको आप नाम दे दे सेकंड। तो फर्स्ट को किस में पुट कर ले, सेकंड में। पुट 1 इन 2, 1 को किस में पुट कर ले, 2 में पुट कर ले। तो आपके पास आ जाएगा V इज इक्वल टू L डेल्टा बाय डेल्टा T। I की जगह पे हम क्या लिख लेंगे, I m
साइन ऑफ थीटा की जगह पे ओमेगा टी, ठीक है। ये डेल्टा बाई डेल्टा टी डिराइवेटिव है, क्या है? डिराइवेटिव। तो v इज इक्वल टू, यहां से आप निकाले आई एम निकाले, एल निकाले, यहां पे लिख ले डेल्टा बाय डेल्टा टी इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। तो v इज इक्वल टू आई एम इंटू एल, साइन ओमेगा टी का अगर आप डिराइवेटिव ले लें, ये आपके पास आ जाएगा कॉस ओमेगा टी। अगर ओमेगा का दोबारा ले लें तो ओमेगा सिर्फ रह जाएगा और डेल्टा टी जो है वो खत्म हो जाएगा, ओमेगा चूंकि कांस्टेंट है। तो v इज इक्वल टू आई एम एल ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब यहां पे देख ले, ये जो आई एम एल ओमेगा है ये बराबर है किसके? वी एम के। तो इसको यहां पे पुट कर ले, v इज इक्वल टू वी एम कॉस ऑफ ओमेगा टी। अब इसकी इक्वेशन को देख ले, एक आपके पास आ रहा है साइन में, एक आपके पास आ रहा है काज में। अब आपको पता है कि काज को जब आप जीरो वैल्यू दोगे तो ये आपके पास किस से स्टार्ट लेगा? मैक्सिमम से। 90 पे फिर जीरो होगा, 180 पे नेगेटिव, 270 पे जीरो, फिर 300, इस तरह का ग्राफ बनेगा, इस तरह का। अब अगर आप इस ग्राफ को देखें, ये आपके पास क्या है? v, ये आपके पास क्या है? i। तो इन दोनों के दरमियान आपके पास क्या है? फेज डिफरेंस है। v जो है वो लीड कर रहा है, i जो है वो आपके पास लेग कर रहा है, लेगिंग। ये क्या कर रहा है? लेग कर रहा है। अच्छा, और i एंड v के दरमियान आपके पास क्या है? 90 डिग्री फेज डिफरेंस है। क्या है? फेज डिफरेंस। देयर इज अ 90 डिग्री फेज डिफरेंस बिटवीन आई एंड v। आई और v के दरमियान कितना डिफरेंस है? 90 का फेज डिफरेंस है। और इसमें वोल्टेज लीड कर रहा है, करंट लेग कर रहा है, ठीक है। करंट क्या कर रहा है? लेग कर रहा है। अच्छा, अब इसको थोड़ा आप समझ लें। अब देखें, मैंने आप लोगों के सामने पहले यहां पे एक कॉइल ड्रा की थी, अगर आप लोगों को याद हो। इस तरह की कॉइल थी। अब ये जो कॉइल है इसके अंदर जो ईएमएफ है और यहाँ पे जो वोल्टेज है, ये इसको जो रेजिस्टेंस दे रहा है इसको बेसिकली रिएक्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? रिएक्टेंस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है इसको समझ ले। देखिए, द अपोजिशन offered by inductor to an AC. The opposition offered by inductor to an AC, वो अपोजिशन जो इंडक्टर ऑफर करता है किसको? ईसी को, उसको हम क्या बोलते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस। रिप्रेजेंटेड बाय XC। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? XC से। और मैथमेटिकल फॉर्म इसका क्या है? मैथमेटिकल फॉर्म देखिए, मैथमेटिकल फॉर्म इसका है, आपके पास फार्मूला है V इज इक्वल टू आई आर। यहां पे लिखे VM इज इक्वल टू आई एम इंटू आर। आर आपके पास किसके बराबर है? XC के। तो VM इज इक्वल टू आई एम इंटू XC। XC यहां से निकाले तो XC इज इक्वल टू VM डिवाइड बाय आई एम। अब यहां पे मैंने VM निकाला है, इसको यहां पे पुट कर ले। आपके पास क्या आ रहा है? आई एम एल
ओमेगा डिवाइडेड बाय आई एम, ठीक है। इधर यहां पे लिख लें आई एम कैंसल, एक्स सी इज इक्वल टू एल ओमेगा, या एल ओमेगा की जगह पे 2 पाई एफ। इसका मतलब यह है कि एक्स सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। जितनी इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, इंडक्टिव कैपेसिटी और इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो आपके पास क्या होगा, ज्यादा होगा। ये एल है, ठीक है, ये आपके पास क्या होगा, ज्यादा होगा। डीसी के लिए, डीसी की चूंकि फ्रीक्वेंसी 0 है तो वहां पे आपके पास एक्सएल किसके बराबर होगा, 0 के। ये वो अपोजिशन है जो एक इंडक्टर ऑफर करता है किस सर्किट को, ईसी सर्किट को। किसको, ईसी सर्किट को। अब आपके पास इसका पावर लॉस है। देखिए अगर आप इस डायग्राम को देख लें, इसको इसका हमने पावर लॉस जो है वो स्टडी, इसमें कोई पावर लॉस नहीं होगी। अब आप कहेंगे कि सर इसमें पावर लॉस क्यों नहीं हो रही है। अगर एक साइकिल में आपके पास P, चूंकि P आपके पास किसके बराबर है, आई वी इंटू काज ऑफ पाई, यहां पे फेज डिफरेंस किसके बराबर है, 90 के, तो पावर लॉस आपके पास किस चीज के बराबर आ रही है, 0 के। अगर आप देखिए ना यहां पे एक साइड पे पावर पॉजिटिव आ रहा है, दूसरी साइड पे आपके पास पावर क्या आ रहा है, नेगेटिव। इसका मतलब यह है कि फर्स्ट साइकिल में अगर सोर्स पावर इंडक्टर को दे रहा है तो सेकेंड साइकिल में वही पावर इंडक्टर उसको क्या कर रहा है, रिटर्न, थोड़ा सा कम रिटर्न करते, थोड़े लॉसेस होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि इंडक्टर जो है वो कोई यहां पे पावर लॉसेस जो है वो नहीं करता है। मेरी बात समझ में आ गई है। फर्स्ट साइकिल में क्या होता है, फर्स्ट साइकिल में अगर आपके पास P जो है वो कहां पे जा रहा है, सोर्स पे, तो सेकेंड साइकिल में सोर्स से कहां पे जा रहा है, पावर सोर्स से जा रहा है किस पे, इंडक्टर पे। सेकेंड में पावर जो है वो इंडक्टर से कहां पे जा रहा है, सोर्स पे जा रहा है, ठीक है। डीसी थ्रू कैपेसिटर का टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा कैपेसिटर को पहले समझ लेते हैं, ठीक है, फिर हम ईसी थ्रू कैपेसिटर के ऊपर आएंगे। देखें सबसे पहले आपके पास है कैपेसिटर। व्हाट इज कैपेसिटर, कैपेसिटर क्या है, आप इसको अंडरस्टैंड कर ले। व्हाट इज अ कैपेसिटर, देखिए कैपेसिटर में आपके पास 2 प्लेट्स होते हैं। ये आपके पास एक डिवाइस है और इसका काम क्या है, एनर्जी को स्टोर करना इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और डिफिनीशन है या डिवाइस यूज फॉर स्टोरिंग ऑफ चार्जेस। देखिए जहां पे नेगेटिव लगा है वो वाली साइड नेगेटिव होगी, जहां पे पॉजिटिव लगा है वो वाली साइड पॉजिटिव होगी। हमने कैपेसिटर में इसको डिटेल में जो है पढ़ा था। अब ये तो डीसी है, अगर मैं ऐसा करूं कि इसके साथ मैं ईसी कनेक्ट कर लूं, क्या कनेक्ट कर लूं, ईसी, तो फिर आपके पास क्या होगा, देखें ये आपके पास है एसी सोर्स, ये आपके पास ऊपर क्या लगा है, कैपेसिटर लगा है, ठीक है। दिस इज एसी सोर्स और ऊपर क्या लगा है, कैपेसिटर लगा है, सीरीज में लगा है। तो ऐसा सर्किट जिसमें आपके पास एक कैपेसिटर हो और उसके साथ हम किसको कनेक्ट कर लेते हैं, एसी सोर्स को कनेक्ट कर लेते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, एसी थ्रू कैपेसिटर। A circuit consists of AC and capacitor in series
ऐसा सर्किट जिसमें आपके पास एसी सोर्स हो और एक कैपेसिटर के साथ हमने उसको क्या किया हो, कनेक्ट किया हो, तो फिर इस सर्किट को हम क्या कहते हैं, एसी थ्रू कैपेसिटर। बेसिकली हम यहाँ पे इस चीज को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि जब भी हम एक सर्किट में एसी के साथ कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे, फिर करंट और वोल्टेज जो है उसका बिहेवियर क्या होगा, वो इन फेज होंगे, आउट ऑफ फेज होंगे, उनमें कितना फेज डिफरेंस होगा। ठीक है, अब हम एक मैथमेटिकल इक्वेशन इसके लिए निकाल लेते हैं। अच्छा, हमारे पास इक्वेशन क्या है, V इज इक्वल टू वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी। V इज इक्वल टू वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी। इसमें V आपके पास क्या है, ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है, ठीक है, और जो Vm है ये आपके पास कौन सा वोल्टेज है, ये आपके पास मैक्सिमम वोल्टेज है। ये हमने इसकी V की जो इक्वेशन है वो हमने निकाल ली। अब हम किसके लिए इक्वेशन निकालेंगे, करंट के लिए इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, आपको पता है कि क्यों बराबर है किसके, CV के, क्यों बराबर है CV के। इसमें क्यों, यहाँ पे स्टोर चार्जेस है, V वोल्टेज है, C आपके पास कैपेसिटेंस है। आपको ये भी पता है कि I इज इक्वल टू डेल्टा क्यों डिवाइडेड बाय डेल्टा T। I आपके पास करंट है, क्या है, करंट है। डेल्टा क्यों आपके पास चार्जेस है और डेल्टा T आपके पास क्या है, टाइम है। तो I इज इक्वल टू डेल्टा बाय डेल्टा T, क्यों जो है उसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, CV। तो I इज इक्वल टू डेल्टा बाय डेल्टा T, C को बाहर निकालें, V की जगह पे हम क्या लिखेंगे, Vm साइन ऑफ ओमेगा T, Vm साइन ऑफ ओमेगा T। I इज इक्वल टू Vm निकाले, VmC इंटू डेल्टा बाय डेल्टा T इंटू साइन ऑफ ओमेगा T। जब हम साइन ओमेगा T का डिराइवेटिव लेंगे, डेल्टा बाय डेल्टा T इंटू साइन ओमेगा T, तो ये आपके पास बराबर होगा ओमेगा काज ओमेगा T के, किसके, ओमेगा काज ओमेगा T के। तो I इज इक्वल टू VmC इंटू काज ओमेगा T और एक ओमेगा आपके पास इस तरह होगा। अब इस इक्वेशन को देख ले, इसमें ओमेगा VCM, Vm जो है उसको हम बराबर लेते हैं किसके, ओमेगा VmC के। तो फिर आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगा, इक्वेशन सॉरी इसको हम Im के बराबर लेते हैं। इक्वेशन आ जाएगा I इज इक्वल टू Im कॉज ओमेगा T। अब इन दोनों इक्वेशन को देख लें, एक में आपके पास आ रहा है कॉज और एक में आपके पास आ रहा है साइन। अगर मैं इसको मतलब इसको मैं एंगल दे दूं, इसको मैं इस तरह लिखूं, देखें I इज इक्वल टू के Im कॉज ऑफ थीटा, V इज इक्वल टू के Vm साइन ऑफ थीटा। दोनों को अगर मैं 0 पे चेक करूं, 90 पे चेक करूं, 180, 270, 360, तो इन दोनों के दरमियान 90 का फेज डिफरेंस आ रहा है। इसको देख लें, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। देखें ये देखिए, ठीक है। अब अगर आप इस ग्राफ को गौर से देखें
तो इस ग्राफ में आपके पास क्या है, देखिए इस ग्राफ में ये जो मैंने जीरो से स्टार्ट लिया है ये बेसिकली आपके पास वोल्टेज है, क्योंकि वोल्टेज जीरो पे क्या आता है, जीरो। फिर अगर मैं करंट का स्टार्ट ले लूं, वहां पे काज है, तो काज किस से स्टार्ट लेता है, मैक्सिमम से, जीरो पे, तो उसका ग्राफ इस तरह होगा। अब अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखें और इसको एनालाइज करें, ये आपके पास है बेसिकली वोल्टेज और ये आपके पास क्या है, करंट है। तो दोनों के दरमियान फेज डिफरेंस जो है वो 90 है। इसमें ये आपके पास क्या कर रहा है, लेगिंग, वोल्टेज क्या कर रहा है, लेगिंग, और करंट क्या कर रहा है, लीडिंग। ये आपके पास लीड कर रहा है, ठीक है, और ये आपके पास लेग कर रहा है, क्या कर रहा है, लेग। लीडिंग और लेगिंग का दोनों का मैंने आप लोगों को समझाया था स्टार्ट में कि लीडिंग का मतलब क्या है, आगे जाना, और लेगिंग का मतलब क्या है, पीछे रह जाना, ठीक है। इस डायग्राम के बाद हम इसकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस को स्टडी करेंगे। देखें, इंडक्टर में हमने इंडक्टिव रिएक्टेंस को पढ़ा था, कैपेसिटर में हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस को पढ़ेंगे। आपके पास देखिए फॉर एग्जांपल 3 वायर्स है, एक में हमने कैपेसिटर लगाया है, एक में इंडक्टर लगाया है, एक में रेजिस्टर लगाया है। तो इसमें रेजिस्टर जो वहां पे चार्जेस को अपोज कर रहा है वो रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर जो वहां पे चार्जेस को अपोजिशन दे रहा है वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, और इंडक्टर जो वहां पे अपोजिशन दे रहा है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस है। तो हम यहाँ पे जो न्यू टर्म यहाँ पे पढ़ेंगे वो आपके पास क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या है, the resistance offered by capacitor to an AC। वो रेजिस्टेंस जो कैपेसिटर AC को ऑफर करता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। the resistance offered by capacitor to an AC। वो रेजिस्टेंस जो कैपेसिटर AC को ऑफर करता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय XC। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, XC से। अब इसे तस्वीर निकालना चाहते हैं तो निकाल लेंगे, मैं मिटा देता हूं। अच्छा अब कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है उसको हम ओहम लॉ के मुताबिक निकालेंगे। फ्रॉम ओहम्स लॉ, ओहम लॉ के मुताबिक V आपके पास बराबर है किसके, I R के। Vm आपके पास बराबर है Im इंटू R की जगह पे हम क्या पुट कर लेंगे, XC। XC आपके पास क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो XC आपके पास बराबर है, यहां पे लिखिए XC, Vm डिवाइडेड बाय Im, Vm डिवाइडेड बाय Im। अब अगर आप इस इक्वेशन को देख लें, इसमें जो Vm है यहां पे देख लें, जो Im है, Im वो बराबर है ओमेगा Vm इंटू C। तो XC इज इक्वल टू Vm, ये बराबर है ओमेगा Vm इंटू C। इसमें Vm और Vm आपस में कैंसल, तो XC आपके पास बराबर है किसके, 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा C, 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा C। तो XC इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा की जगह पे आप क्या लिखोगे, 2 पाई f। ओमेगा बराबर है किसके, 2 पाई f के।
इफ आपके पास फ्रीक्वेंसी है, अब XC जो है XC वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? फ्रीक्वेंसी के। जितनी AC की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, मतलब जितने AC में चेंजेस क्या आएंगे? ज्यादा आएंगे, उतनी यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगी? ज्यादा ऑफर होगी। देखिए कैपेसिटर के दो प्लेट्स हैं, ये पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है, ये नेगेटिव के साथ कनेक्ट है। ये AC बिजली करता क्या है? अगर मैं पूरा एक साइकिल ले लूं ना, एक साइकिल, उसको मैं इस तरह डिवाइड करूं, तो ये जो रीजन है इसमें कैपेसिटर चार्ज करेगा, इसमें डिस्चार्ज, इसमें फिर चार्ज करेगा, इसमें फिर डिस्चार्ज। एनर्जी जो है इट विल बी ऑसिलेटेड बिटवीन, एनर्जी विल बी ऑसिलेटेड बिटवीन जो आपके पास लोड है और जो आपके पास सोर्स है। सोर्स कभी एनर्जी कैपेसिटर को देगा, कभी कैपेसिटर एनर्जी किसको देगा? सोर्स को देगा। और इस केस में जो आपके पास लॉसेस जो है वो बहुत कम होंगे। इसी वजह से AC बिजली जो है उसको हम बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि जो DC है उसमें रेजिस्टर के अलावा हम इस तरह सीरीज में कोई चीजें नहीं लगा सकते, AC में लगा सकते हैं। इंडक्टर में फ्रीक्वेंसी और जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है उसके दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप था, यहाँ पे कौन सा रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप है। अब आपके पास है पावर, पावर ऑफ AC थ्रू कैपेसिटर। कैपेसिटर के थ्रू पावर का फॉर्मूला किस तरह होगा? आपके पास बराबर है P इज इक्वल टू IV इनटू कॉस ऑफ फाई। और मैंने यहाँ पे आप लोगों को पहले से क्लियर करवा दिया है कि यहाँ के पास एंगल कितना है? 90, तो P इज इक्वल टू IV कॉस ऑफ 90, P इज इक्वल टू 0। यहाँ पे पावर लॉसेस किसके बराबर है? 0 के बराबर है। अब क्यों है? देखें ये I है, ये V है, एक आपके पास ये वाला रीजन आ रहा है और एक आपके पास ये वाला रीजन, फिर ये वाला रीजन है, फिर ये वाला रीजन है। इसमें पावर पॉजिटिव, इसमें पावर नेगेटिव, इसमें पावर पॉजिटिव, इसमें पावर नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब ये है, पॉजिटिव पावर का मतलब ये है कि इसमें जो एनर्जी है, एनर्जी जो है वो किसकी तरफ जा रही है? सोर्स से लोड की तरफ। और नेगेटिव पावर का मतलब ये है कि इसमें जो एनर्जी है वो दोबारा लोड से किसकी तरफ जा रही है? सोर्स की तरफ। क्योंकि फर्स्ट हाफ साइकिल में ये खुद को चार्ज कर लेता है, सेकंड में डिस्चार्ज, फिर चार्ज कर लेता है, फिर क्या कर लेता है? डिस्चार्ज। RL सीरीज AC सर्किट एक ऐसा सर्किट कि जिसमें रेजिस्टर लगा हो, इंडक्टर लगा हो, दोनों सीरीज में हो AC सर्किट के साथ या AC सोर्स के साथ, तो फिर इस सर्किट को हम क्या कहते हैं? RL सीरीज AC सर्किट। देखिए a circuit which consists of AC, a circuit which consists of AC source, resistor and inductor। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे इसको बनाऊं तो ये आपके पास इसका डायग्राम है, ये आपके पास रेजिस्टर, ये आपके पास इंडक्टर, नीचे हमने इसको कनेक्ट किया है किसके साथ? AC के साथ। ये आपके पास है AC सोर्स, ये आपके पास रेजिस्टर, ये आपके पास इंडक्टर। ठीक है, अच्छा अब इस सर्किट को बेसिकली हम क्या कहते हैं? RL सीरीज AC सर्किट। इसमें अगर आप देखें मैंने इसका फेज डिस्कस करना है, फेज। तो एक चीज आप अंडरस्टैंड कर लें, R और L दोनों जो है, अगर मैं
आपको कहूं कि मैं सिंपल रेजिस्टर की बात कर लूं तो इसमें वोल्टेज और करंट दोनों किस में थे? फेज में। किस में? फेज में। अगर मैं इंडक्टर की बात करूं, इंडक्टर, तो इसमें V और I जो है दोनों के दरमियान पाई जो है वो 90 था, 90 का फेज डिफरेंस था। ठीक है, इस चीज को गौर से अंडरस्टैंड कर लें। अगर मैं आपको कहूं कि AC थ्रू रेजिस्टर, तो इसमें दोनों इन फेज में थे। अगर मैं आपको इंडक्टर में कहूं तो इंडक्टर में हमने निकाला था, दोनों आपके पास फेज में नहीं थे बल्कि आउट ऑफ फेज थे, दोनों में 90 का आपके पास क्या था? फेज डिफरेंस था। देखिए, अगर मैं इस तरह ले लूं I R V R, तो इसका मतलब यह है कि AC थ्रू रेजिस्टर में आपके पास करंट और वोल्टेज दोनों इन फेज थे। क्या थे? इन फेज थे। ठीक है, इसके बाद अगर मैं इंडक्टर में करंट और वोल्टेज की बात करूं तो उसमें क्या मसला था? देखिए, ये आपके पास है VL और इस लाइन में आपके पास आ रहा था IR। इसमें वोल्टेज और करंट दोनों आपके पास किस में थे? आउट ऑफ फेज। दोनों के दरमियान 90 का फेज डिफरेंस है। ये जो लाइन है अगर आप इसको देखें, इसमें मैंने लिखा है IR, इसमें मैंने लिखा है IL, इसमें मैंने लिखा है VR। इसका मतलब यह है कि AC जो है अगर उसको मैं रेजिस्टर के साथ कनेक्ट कर लूं तो करंट और वोल्टेज में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर AC को मैं इंडक्टर के साथ कनेक्ट कर लूं तो VL और IL जो है इसके दरमियान आपके पास 90 का फेज डिफरेंस है। 90 का फेज डिफरेंस का क्या मतलब है? इसमें वोल्टेज लीड कर रहा है और करंट आपके पास क्या कर रहा है? लेग कर रहा है। अब अगर मैं ये मालूम करना चाहता हूं, ये तो VL है, ये आपके पास VR है, इसके दरमियान ये आपके पास क्या होगा? V होगा। ये इसका रिजल्टेंट है। क्या है? रिजल्टेंट। अब अगर मैं VL निकालना चाहता हूं तो यहां पे मैं क्या ड्रा कर लूंगा? एक परपेंडिकुलर। ये आपके पास क्या है? VL। ये आपके पास क्या है? VR है। इस तरह आपके पास एक ट्राइंगल बन जाएगा जिसको हम इंपेडेंस ट्राइंगल बोलते हैं। दिस इज V, दिस इज VL, दिस इज VR। यहां पे क्या बनेगा? पाई बनेगा। क्या बनेगा? पाई बनेगा। ठीक है, दिस इज अ पाई। ये आपके पास क्या है? पाई है। अब अगर मैं इस V को निकालना चाहता हूं तो बहुत ही सिंपल है। ये आपके पास परपेंडिकुलर है, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज आपके पास कौन है? V स्क्वायर इज इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। V स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। ये और ये आपस में कैंसिल, तो V इज इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, अब यहां पे अगर आप देखें तो V आपके पास बराबर है VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। इसमें VR आपके पास वोल्टेज है अक्रॉस अ रेजिस्टर एंड VL आपके पास वोल्टेज है अक्रॉस इंडक्टर, और V आपके पास क्या है? इन दोनों का मैग्नीट्यूड है। क्या है? मैग्नीट्यूड। अब एक और टर्म जो है उसको यहां पे हम इंट्रोड्यूस करते हैं। अगर ये V और VL दोनों को हम देख रहे हैं, ओहम लॉ के मुताबिक V आपके पास बराबर है IR के। किसके? IR के। लेकिन अगर आप लोगों को याद हो, मैंने कहा था कि इंडक्टर में आपके पास जो रेजिस्टेंस होगा वो X होगा। क्या होगा? X जो अपोजिशन होगी। तो आपके पास इक्वेशन इस तरह होगा, V इज इक्वल टू VR की जगह पे हम लिखेंगे IR का स्क्वायर और VL की जगह पे हम लिखेंगे I इंटू XL का स्क्वायर। तो V इज इक्वल टू ये हो जाएगा I स्क्वायर
आर स्क्वेयर प्लस आई स्क्वेयर एक्स एल स्क्वेयर। तो v इज इक्वल टू आई स्क्वेयर को यहां पे कॉमन कर ले, एक अलग अंडर रूट में लिख लें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आर स्क्वेयर प्लस एक्स एल स्क्वेयर, ये और ये आपस में कैंसल, तो v इज इक्वल टू आई इंटू आर स्क्वेयर प्लस एक्स एल स्क्वेयर। अब ये जो आर स्क्वेयर प्लस एक्स एल है, इसको हम बोलते हैं इम्पेडेंस। क्या बोलते हैं? इम्पेडेंस। इम्पेडेंस किसको बोलते हैं? ये जो रेजिस्टर है और ये जो इंडक्टर है, दोनों कंबाइन कितना अपोजिशन दे रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? इम्पेडेंस। द कंबाइन opposition, the combined opposition offered by inductor and resistor to an AC. The combined opposition offered by inductor and resistor to an AC. इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंटेड बाय Z। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z से। Z आपके पास बेसिकली इम्पेडेंस है। क्या है? इम्पेडेंस। और Z आपके पास बराबर किसके हैं? आर स्क्वेयर प्लस एक्स एल स्क्वेयर। ठीक है, ये जो रेजिस्टर और ये जो इंडक्टर है, दोनों जो यहां से चार्जेस जा रहे हैं, जो एनर्जी वहां पे मिल रही है, जो पावर यहां पे डिसिपेट हो रहा है, दोनों इसको कंबाइन कितना रेजिस्टेंस देते हैं, उसको बेसिकली हम क्या कहते हैं? एम्पेडेंस कहते हैं। ठीक है, अच्छा, जिस तरह रेजिस्टेंस जो है उसकी यूनिट आपके पास ओहम है, इस तरह एम्पेडेंस भी अपोजिशन है, तो इसकी भी यूनिट आपके पास क्या है? ओहम है। क्या है? ओहम। अब जो नेक्स्ट टर्म इसमें है वो आपके पास बेसिकली पावर है। क्या है? पावर। तो पावर किसको कहते हैं? देखिए, पावर वैसे तो आपको कहते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क, लेकिन यहां पे हमने पावर से क्या निकालना है बेसिकली? अगर आप देख ले, हमारे पास जो एल था, एल आपके पास क्या था? इंडक्टर। हमने ये चीज इंडक्टर में डिस्कस की थी कि इंडक्टर जो है उसके पावर लॉसेस जो है वो आपके पास किसके बराबर है? जीरो के। इंडक्टर कोई पावर लॉस नहीं करता। रेजिस्टर जो है उसकी जो पावर लॉसेस है वो आपके पास जीरो के बराबर नहीं थे, वो पावर लॉस कर रहा था। रेजिस्टर को अगर हम एसी के साथ कनेक्ट कर लेते थे तो रेजिस्टर पावर को लॉस कर रहा था। क्या कर रहा था? लॉस कर रहा था। ठीक है, रेजिस्टर पावर को लॉस कर रहा था। अब अगर हम ये देख लें कि ओवरऑल हम बात करें कि एक तो इंडक्टर लगा है, एक रेजिस्टर भी साथ में लगा है, तो ओवरऑल आपके पास क्या सिचुएशन है? तो याद रखें, ओवरऑल यहां पे पावर लॉस होगी। कौन लॉस करेगा? रेजिस्टरों से लॉस करेगा। और आपके पास इक्वेशन क्या था, जो ग्राफ था, सॉरी, वो आपके पास क्या था? देखिए, ये 0 है, ये 90 है, ये 180 है, ये 270 है, और ये आपके पास 360 है। अब अगर मैं बात करूं यहां पे वोल्टेज की, किसकी? तो वोल्टेज का आपके पास ये वाला ग्राफ था। अब अगर मैं बात करूं किसकी? करंट की, तो करंट का आपके पास ये वाला ग्राफ था। ठीक है, ये वाला ग्राफ आ रहा था। अब इस रीजन को देखें, पावर चूंकि हमारे पास बराबर है P इज इक्वल टू के आई वी। आप बुक दे दें तो ताकि मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखा सकूं। दे दे बुक में स्मॉल रीजन्स जो है वो ड्रा किए गए हैं। इधर देख ले, ये जो छोटा सा पोर्शन है,
इसमें हम पावर लेते हैं नेगेटिव, ये जो पोर्शन है इसमें हम पावर लेते हैं पॉजिटिव। फिर आपके पास ये जो स्मॉल पोर्शन है इसमें हम पावर लेते हैं नेगेटिव, फिर ये वाला जो पोर्शन है उसमें हम पावर क्या लेते हैं आपके पास पॉजिटिव। अब इसका मतलब क्या है, जहां पे आपके पास ये नेगेटिव शो हो रहा है, पावर आपके पास नेगेटिव है, तो इसका मतलब यह है कि यहां पे पावर लॉस हो रहा है। और जहां पे आपके पास पावर जो है वो पॉजिटिव शो हो रहा है, इसका मतलब यह है कि यहाँ पे पावर जो है वो गेन हो रहा है। गेन का मतलब ये नहीं है कि कहीं और से आ रहा है। ओवरऑल ये जो सर्किट है जिसमें आपके पास इंडक्टर और रेजिस्टर दोनों लगे हैं, तो इसके पावर लॉसेस जो है वो बहुत ज्यादा कम है। क्यों? क्योंकि अगर ये आपके पास रेजिस्टर है और ये आपके पास इंडक्टर है, तो पहले साइकिल में अगर इंडक्टर कुछ एनर्जी ले लेता है तो दूसरे साइकिल में वो वापस फिर ले लेता है, फिर वापस कर लेता है। ये जो रेजिस्टर है ये थोड़े से पावर लॉसेस यहाँ पे कर लेता है। तो आपके पास इक्वेशन क्या है, P इज इक्वल टू आई वी इंटू कॉज ऑफ पाई या कॉज ऑफ थीटा। तो ये आपके पास पावर लॉस का फार्मूला है, ठीक है। अगर आपके पास एंगल गिवन हो, यहाँ पे मैंने जो एंगल ड्रा किया था वो इस तरह इम्पीडेंस ट्रायंगल जो था VL है, ये आपके पास VR है, ये आपके पास V है, यहाँ पे क्या बन रहा था थीटा, ये आपके पास पाई। तो आपको वैल्यू जो है इजीली मिल जाएगी। अब अगर यहां से हम एंगल निकालना चाहते हैं तो इसके लिए सिंपल फार्मूला है, टेंजेंट पाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर कौन है VL और बेस कौन है VR। VL आपके पास बराबर है किसके, I इंटू XL, और ये आपके पास बराबर है I इंटू R, ठीक है। तो इस टॉपिक में बेसिकली आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो आपके पास क्या थी, एक आपने इस चीज को समझना था कि इंपेडेंस क्या चीज होती है, दूसरा आपने एंगल को समझना था, तीसरा आपने इसमें फेज को समझना था कि किसका कौन फेज डिफरेंस में है, कौन फेज डिफरेंस में नहीं है। फिर आपने पावर जो है उस चीज के बारे में समझना था कि यहाँ पे पावर की कंजम्पशन हो रही है या पावर की कंजम्पशन जो है वो नहीं हो रही है, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा सर्किट जो है वो आपके पास है RC सर्किट। RC सर्किट, RC सर्किट इसमें R रेजिस्टर है, C कैपेसिटर है। ऐसा सर्किट कि जिसमें आपके पास रेजिस्टर हो और उसी सर्किट में आपके पास क्या हो, कैपेसिटर हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये आपके पास R, ये आपके पास C। यहाँ पे आपके पास क्या लगा है, AC लगा है। क्या लगा है, AC सोर्स। दिस इज AC सोर्स। ऐसा सर्किट जिसमें रेजिस्टर हो, जिसमें कैपेसिटर हो, ठीक है, तो इस सर्किट को हम क्या कहते हैं, RC सर्किट। सिंपल, सर्किट कंसिस्ट ऑफ AC सोर्स एंड रेजिस्टर। एक ऐसा सर्किट जिसमें AC सोर्स हो, रेजिस्टर हो एंड कैपेसिटर, और साथ में आपके पास क्या हो, कैपेसिटर हो, तो फिर इस सर्किट को हम क्या कहते हैं, RC सर्किट। अब बुक में इसका भी डायग्राम देख लें। रेजिस्टर जो है उसमें तो आपको पता है कि रेजिस्टर में करंट और वोल्टेज दोनों किस में है, इन फेज है। इन रेजिस्टर करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज। रेजिस्टर में करंट और वोल्टेज दोनों किस में है,
ये इन फेज है। क्या है? इन फेज। रेजिस्टर में करंट और वोल्टेज दोनों किस में है? इन फेज है। इन फेज का मतलब ये है कि अगर ये आपके पास करंट है IR, तो ये आपके पास VR है वोल्टेज। क्या है? वोल्टेज। लेकिन मसला किस में है? मसला आपके पास कैपेसिटर में है। कैपेसिटर में अगर आप देख लें तो करंट जो है IC वो लीड कर रहा है और वोल्टेज जो है VC आपके पास क्या कर रहा है? लेग कर रहा है। देयर इज अ 90 फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। अब अगर हम इसकी रिजल्टेंट वोल्टेज को फाइंड करना चाहते हैं तो ये आपके पास क्या है? ये V है। और यहां पे अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लें, दिस इज अ परपेंडिकुलर, ये आपके पास V है, दिस इज अ परपेंडिकुलर, ये VR है, तो ये आपके पास क्या है? VC। तो दिस इज P, दिस इज B, दिस इज H, दिस इज एम्पेडेंस ट्राइंगल। यहाँ पे क्या बन रही है? थीटा, या इन लोगों ने लिया है पाई जो है वो बन रही है। और ये वाला रीजन आपके पास क्या है? 90 है। क्या है? 90। अब अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज तो कौन है? V स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पे VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर। तो V स्क्वायर इज इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर, ये और ये आपस में कैंसिल, तो V इज इक्वल टू के VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या है? V है। क्या है? V है। अब जिस तरह हमने इससे पहले टॉपिक में एम्पेडेंस का जिक्र किया था, यहां भी हम एम्पेडेंस का जिक्र करेंगे। तो एम्पेडेंस आपके पास क्या है? एम्पेडेंस द कंबाइन अपोजिशन ऑफर्ड बाय इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टर टू एन EC। कंबाइन अपोजिशन offered by capacitor and resistor to an AC। ठीक है, कंबाइन अपोजिशन ऑफर्ड बाय कैपेसिटर एंड रेजिस्टर टू एन EC। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंटेड बाय Z। रिप्रेजेंटेड बाय Z से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी जो आपके पास इक्वेशन है वो आपके पास क्या है? Z इज इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर। ये आपके पास किसके बराबर है? Z के बराबर है। ठीक है, या Z आपके पास बराबर है V डिवाइड बाय I। और इसकी यूनिट आपके पास क्या है? ओहम है। अगर हम यहां से पाई निकालना चाहते हैं तो पाई आपके पास बराबर है टेंजेंट इनवर्स VC डिवाइड बाय VR। VC डिवाइड बाय VR। अब अगर हम पावर फैक्टर की बात करें तो यहां पर भी वही सेम चीज है कि रेजिस्टर जो है वो पावर को कंज्यूम कर रहा है और कैपेसिटर जो है वो पावर को कंज्यूम नहीं कर रहा है। अगर एक साइकिल में वो चार्ज होता है तो नेक्स्ट फर्स्ट हाफ साइकिल में चार्ज होता है तो नेक्स्ट जो हाफ पोर्शन है उसमें क्या हो जाता है? डिस्चार्ज, फिर चार्ज, फिर डिस्चार्ज। मतलब ओवरऑल वो इस तरह पावर की कोई कंजम्पशन जो है वो नहीं कर रहा है। ठीक है, वही फार्मूला है P इज इक्वल टू के IV।